फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआर नेट जून 2021 का जो एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का, जो इसी साल हुआ था, उसके सी पार्ट के क्वेश्चंस की। पिछले वीडियो में हमने कुछ 5-6 क्वेश्चन सोल्व किए थे सी पार्ट के। इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का और पार्ट सी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है इनर प्रोडक्ट स्पेस से, इनर प्रोडक्ट स्पेस आईपीएस। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन में पूछता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा। ठीक है, आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। प्रॉपर्टी ये होती है कि ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अगर ऐसा है कि ए अगर ये 0 के बराबर है तो पक्का क्या होगा, ए 0 होगा। ठीक है, अगर ए और ए का इनर प्रोडक्ट स्पेस 0 है तो पक्का ए क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इन ऑप्शनों को हम नेग्लेक्ट करने के लिए कुछ काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं, जैसे हमारा एक वेक्टर ले लेते हैं 1 0 और दूसरा वेक्टर हम हमारा 0 -1 ले लेते हैं। ठीक है, इसी से कई सारे 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट ऑप्शन में पुट करते हैं इसको, तो फर्स्ट ऑप्शन में पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। देखो, पुट करेंगे तो मान लिया हम ऐसा करते हैं 1 0 और ये 0 -1 करते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारा x1 y1। ये हमारा x1 और इसका y1, 1 × 0 तो 0 प्लस 2x1 y2, x1 y2 तो ये माइनस का 2 बन गया, प्लस 2x2 y1, x2 y1 तो ये हमारा 0 हो गया, और x2 y2, x2 y2 तो ये हमारा 0 हो गया। तो ये क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। -2 क्या है, लेस देन 0 है, बट होना क्या चाहिए, ए भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ओके, बी ऑप्शन को चेक करते हैं यही लेके। ठीक है, बी ऑप्शन में बोलता है x1 y1, x1 y1 तो मतलब 0। ठीक है, x1 y2 तो ये -1, उसके बाद x2 y1, x2 y1 तो ये 0, उसके बाद है 2x2 y2, x2 y2, x2 y2 तो ये भी हमारा 0। तो ये क्या है, ये भी -1 आ गया। -1 क्या है, लेस देन 0 है, बट ए बी का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, बट ये लेस देन हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हम डी ऑप्शन को देखते हैं। डी में क्या बोलता है, x1 y1, सेम यही ले लेते हैं, 1 0 0 -1। देखो, x1 y1 तो ये 0, और उसके बाद x1 y2 तो ये माइनस का 1, और x2 y1 ये 0, और उसके बाद x2 y2 तो ये भी 0। ये क्या आ गया, हमारा -1 आ गया। ये भी क्या है, लेस देन 0, बट होना क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब डी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा सी, तो सी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगर सी ऑप्शन भी गलत हो गया तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, और सी ऑप्शन इस प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर देगा, आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में बाकी सब प्रॉपर्टी को चेक करने लगते तो शायद आपको टाइम लग सकता था, बट 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो चौथा तो सही होगा ही। बाकी सी पार्ट का क्वेश्चन था, एक से ज्यादा भी सही हो सकते थे, बट 3 गलत हो गए तो अब तो एक ही बचा, सी ऑप्शन सही होगा। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन x डबल डैश प्लस pt x डॉट प्लस qt। ओके, इक्वल टू भी कुछ दिया शायद इसमें, qt x दिया है।
ठीक है, इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ए बी, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द Wronskian ऑफ x1 x2। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि Wronskian आइडेंटिकली 0 है इन ए बी। ठीक है, तो क्या है, x1 x2 आर इंडिपेंडेंट, ऐसा बोलता है। देखो, जब Wronskian आइडेंटिकली 0 हो जाता है तो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तो अपना ए ऑप्शन क्या है, गलत। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में बोलता है W कैन चेंज साइन इन ओपन इंटरवल ए बी, नहीं, या तो Wronskian ग्रेटर देन 0 ही होता है या Wronskian लेस देन 0 ही होता है, साइन चेंज नहीं करता कभी, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन में बोलता है कि Wronskian 0 है फॉर सम t नॉट बिलोंग्स टू ए बी, इसका मतलब Wronskian सारे पूरे इंटरवल के लिए 0 है। ओके, देखो ये बोलता है कि Wronskian 0 है फॉर सम t नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, इसका मतलब Wronskian आइडेंटिकली इक्वल टू 0 है इन ओपन इंटरवल ए बी। हाँ, ये होता है क्योंकि Wronskian या तो 0 ही होगा या फिर कभी 0 नहीं होगा। अगर एक पॉइंट पर Wronskian 0 है ना, तो हर जगह 0 होगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। डी ऑप्शन में बोलता है कि Wronskian 1 है एक पॉइंट पर, और बोलता है कि उससे हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि Wronskian हमेशा 1 होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तो बोल सकते हैं कि Wronskian या तो 0 ही होगा या फिर कभी भी 0 नहीं होगा, बट वो तो ये बोलता है कि Wronskian एक पॉइंट के ऊपर तो 1 है, इसका मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि Wronskian हमेशा 1 होगा, ये गलत है। कि ऐसे से हमें कई सारे एग्जांपल मिल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो आप ये ले लो, x1 को आप sin x ले लो और x2 को आप cos x ले लो। ठीक है, इसका हम Wronskian निकालें, ये हमारा, देखो Wronskian कैसे निकालते हैं, ये sin x, ये cos x, यहां पर sin x का डेरिवेटिव cos x, और यहां पर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक है, अब 0 0 के ऊपर अगर इसकी वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा, sin 0 हमारा 0 हो गया, cos 0 1, और ये भी हमारा 1 और ये 0 हो गया, तो ये Wronskian यहाँ पर हमारा -1 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब π/2 के ऊपर देख लेते हैं। sin π/2 हमारा क्या होता है, sin π/2 हमारा 1 हो गया, ये 0, ये भी 0, ये -1। ओके, तो ये भी हमारा -1 और -0, ये भी चलो -1 आ गया। ओके, किसी और पॉइंट पर देख लेते हैं, π/4 के ऊपर देखते हैं, तो π/4 के ऊपर ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2, ये भी 1/√2 और ये माइनस का 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस का 1/2 और ये माइनस का 1/2, ये भी -1 आ रहा है। ओके, कोई और पॉइंट, चलो π/3 के ऊपर देखते हैं। π/3 के ऊपर sin x कितना देगा, sin x देगा √3/2 और ये देगा 1/2 और ये देगा 1/2 और ये √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, तो 1/2 आ गया। ठीक है, देखो इन बाकी सब पॉइंट पर -1 दे रहा था, बट π/3 के ऊपर इसने क्या दे दिया, 1/2 दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि Wronskian एक पॉइंट पर अगर -1 देता तो हर पॉइंट पर -1 देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो सिर्फ सी ऑप्शन एनालिसिस का है। सी पार्ट का क्वेश्चन और क्वेश्चन इजी है। देखो क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, लेट f be an entire function such that z f of z minus 1 plus e की पावर z less than equals to 1 plus mod z, ये दिया है for all z belongs to c। ओके, और वैल्यू पूछता है 0 के ऊपर सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव की। ओके, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, e की पावर z का एक्सपेंशन खोल देते हैं।
ऐसा हो जाएगा जेड एफ ऑफ जेड माइनस वन e की पावर जेड का एक्सपेंशन 1 प्लस जेड प्लस 1/2 फैक्टोरियल जेड स्क्वेयर प्लस 1/3 फैक्टोरियल जेड क्यूब और ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये चीजें ऐसे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारा बच गया ये चीज। ओके, अब आप एक चीज देख सकते हैं, दोनों साइड मोड लगा है, तो ये चीज या तो जीरो या फिर जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। ये चीज क्या होगी, ये चीज एक या एक से बड़ी, और ये वाली जो चीज है ये जीरो या फिर जीरो से बड़ी होगी। तो ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इसको जीरो के बराबर रख लेते हैं, जेड एफ ऑफ जेड प्लस जेड प्लस 1/2 फैक्टोरियल जेड स्क्वेयर प्लस 1/3 फैक्टोरियल जेड क्यूब इक्वल टू जीरो, ठीक है। शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। ये चीज क्या है, ये वाला फंक्शन एक से बड़ा हो, क्योंकि मोड जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो या जीरो से बड़ी, तो एक पूरे की वैल्यू एक या एक से बड़ी, ठीक है। इसी टाइप से ये जो मोड है, ये जो मोड है लेफ्ट साइड वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो मैंने इसको क्या कर लिया, मिनिमम वैल्यू के इक्वल रख लिया। ओके, अब क्या करते हैं, एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। एफ ऑफ जेड बराबर आ जाएगा हमारा, देखो क्या आ जाएगा, माइनस जेड को यहीं पर रखते हैं, माइनस जेड माइनस 1/2 फैक्टोरियल जेड स्क्वेयर माइनस 1/3 फैक्टोरियल जेड क्यूब ऐसा ऐसा, ठीक है। जेड को उस साइड लेके जाते सबके डिवाइड में आ जाएगा, और हमारा एफ ऑफ जेड यहाँ से बन जाएगा माइनस बाहर 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल जेड प्लस 1/3 फैक्टोरियल जेड स्क्वेयर जेड क्यूब स्क्वेयर जेड स्क्वेयर हो जाएगा, एक जेड कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पूछता है डेरिवेटिव पर, इसका एफ डैश जेड करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश जेड बराबर आ जाएगा हमारा 0 प्लस 1/2 और 1/3 फैक्टोरियल 2z, आगे वालों सब में z की टर्म आएगी। तो इसकी अगर जीरो के ऊपर वैल्यू देखें तो एफ डैश जीरो क्या आ जाएगा, -1/2 -1/2 आ जाएगा। माइनस का 1/2 किस में दिया, बी ऑप्शन में दिया, तो बी ऑप्शन तो सही हो गया। ए ऑप्शन में -1 दिया है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। अब हमसे पूछता है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू की। इसका अगर डबल डेरिवेटिव करें हम, तो यहां पर लिख लेते हैं हम डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश जेड करें तो ये क्या आएगा, देखो ये तो जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, -0 और ये 1/3 फैक्टोरियल इंटू 2z, तो 2/3 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल, आगे वालों में सब में क्या होगी, z की टर्म आएगी, ठीक है। जीरो पुट करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 फैक्टोरियल, तो मतलब -2/6, तो मतलब -1/3, तो -1/3 किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन में -1/4 दिया, तो डी ऑप्शन गलत है, तो बी और सी हमारे सही ऑप्शन हो गए। ओके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें एफ ऑफ जेड दिया है साइन जेड की पावर m डिवाइड बाय 1 माइनस कोस जेड की पावर n, और z हमारा है इसमें, ओके। m और n हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो ऐसा लिखते हैं बिलोंग्स टू z प्लस, ठीक है। और z इज इक्वल टू 0 के ऊपर पूछता है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी कब होगी, पोल कब होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी कब होगी। देखो एक चीज आपने देखी होगी, अगर ऐसा है लिमिट z टेंड्स टू a, अगर a के ऊपर f ऑफ z के बारे में पूछता है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो मतलब रिमूवेबल सिंगुलरिटी, अगर ये लिमिट इंफिनिटी आ जाए तो पोल, अगर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए तो एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऐसा होता है, ठीक है। एग्जिस्ट कर जाए तो a के ऊपर बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी, अगर इंफिनिटी आ जाए तो बोलेंगे पोल, अगर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए तो बोलेंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, तो बस यही काम करना है अपने को, लिमिट ही चेक करनी है। लिमिट z टेंड्स टू 0, देखो इसका हम कर सकते हैं
ऐसा कर दो, साइन जेड की पावर एम है ना, इसको जेड की पावर एम से डिवाइड कर दो, जेड की पावर एम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, इसकी पावर क्या है, एन है, तो 2 की पावर एन को हम बाहर निकाल दो, 2 की पावर एन आ गया यहाँ। इसको क्या करो, जेड बाई 2 की पावर एन से तो डिवाइड कर दो, जेड बाई 2 की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब ये जो चीज है साइन जेड की पावर एन डिवाइड बाई जेड की पावर एन, ये तो 1 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, इसकी पावर n था ना, तो इसको 2n करना पड़ेगा अपने को ना, ये 2 भी है, ये 2 भी है, तो ये 2n है, यहाँ पर अपने को 2n करना पड़ेगा, ये भी हमारा 2n हो जाएगा। ओके, तो अब ये चीज भी 1 बनेगी, ये चीज भी 1 बनेगी, तो बचेगा क्या, तो कुछ ऐसा बच जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया हमारा z की पावर m, और यहाँ पर क्या बच गया, 2 की पावर n, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2n, ठीक है, और इनटू में z की पावर 2n। ठीक है, तो ये चीज हमारी बच गई, लिमिट z टेंड्स टू 0, z की पावर m डिवाइड बाय 2 की पावर माइनस n इंटू z की पावर 2n। अब देखो, जब m की वैल्यू 2n से ज्यादा हो जाएगी, जब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब m की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 2n से, या फिर बराबर हो जाएगी, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो क्या हो जाएगा, इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 2n, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर m की वैल्यू छोटी हो गई 2n से, तो इंफिनिटी आएगा, अगर इंफिनिटी आ गया तो पोल। ठीक है, और डज नॉट एग्जिस्ट तो कभी बनेगी नहीं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, उसमें बोलता है m ग्रेटर देन इक्वल टू पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी। बी ऑप्शन क्या है, m लेस देन 2n पर पोल, ये भी सही। सी बोलता है पोल ग्रेटर देन इक्वल टू 2m पर जब m की वैल्यू 2n से बड़ी है, तो सी ऑप्शन गलत। डी में एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलता है, वो कभी होगी नहीं, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं बनेगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 मिनट में सोल्व होने का था। सी पार्ट